अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वह दिन गुजर गए हैं जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारों की ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडेड को भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि से देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशकों पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं सदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशी से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार की दूरस्थता देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यरत कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करें। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज से लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण है यह कि वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिवारतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैल गई है। ऊपर दिए गए उदाहरण से चीन एवं सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी अमेरिका अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीक पक्षों को समझ सकते हैं। यह अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अंततः वास्तव में सीमाओं पर बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रियाओं के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। आओ इन पर विचार करें। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन कई इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जो कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हित का देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और
अध्ययन करेंगे। इस परिस्थितियों में सुनिश्चित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्राप्त कर सकती हैं, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और बाद उत्पादन का प्रसार करना है। वास्तव में शीर्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है। ऐसे अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल सामान ऐसे उद्योग जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादनों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेची जाती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों में मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व भर के कई देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके स्थानीय कंपनियों से निकटवर्ती प्रतिस्पर्धा करके अथवा खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिकी फोर्ड मोटर्स विश्व में 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत में आई। चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व भर के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती थी। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया के पूर्वी पश्चिम बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण व्यापारी कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देशों के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादन केवल देश के बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है।
भारत में चीन के खिलौने। सामान्यतः व्यापार के खोलने से वस्तुओं का एक बाजार दूसरे बाजार से आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तुओं का मूल्य एक समान होने के लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। आओ इन पर विचार करें। वैश्वीकरण क्या है? विगत 2-3 दशकों में अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जहां उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्स मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों की कारों और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग में एक दूसरे के अपेक्षाकृत संपर्क में आए हैं। वस्तुओं के सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपस में जुड़ने का एक और माध्यम हो सकता है या माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों को आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश एक दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। आओ इन पर विचार करें। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारण है जिसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। जैसे विगत 5 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियां तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों के संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार संग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का निवेश हो रहा है। अपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग आपकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचना को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल से भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वाय मेल कर सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संक्षेप में विभिन्न देशों के सेवा उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाया है। हम देखते हैं कैसे। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया गया। दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक
से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। आओ इन पर विचार करें। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जो इन खिलौने के आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने को की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगी। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इससे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगा। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने, देश की किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुफ्त में निर्णय लेने की अनुमति होती है। वह क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले से तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए अधिक उदार कहा जाता है। आओ इन पर चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा है कि कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया है। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी होंगी। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधक को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आओ इन पर विचार करें। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादकों, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों और धनी वर्गों के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इन उपभोक्ताओं के समकक्ष पहले से अधिक विकल्प और अब अनेक उत्पादों की गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमों वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। पहला, विगत 20 वर्षों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की, जिसका अर्थ है भारत की निवेश करना उसके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों में उद्योग जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं को निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के अधिकांशतः खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं के नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम।
दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है, अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सिस, एशियन पेंट्स, सुंदरम फार्मा कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपनी क्रियाओं का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवाएं प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन कॉल सेंटर के उदाहरण है। ऐसे अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। आओ इन पर विचार करें। छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी समस्या, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। बढ़ती प्रतियोगिता, बैटरी संधारित प्लास्टिक, खिलौने, टायरें, डेयरी उत्पादन, खाद्य तेल उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ रही है। इकाइयां बंद हो गई, जिससे चलते श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योग की कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं। इन पर विचार करें। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में श्रमिक के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांशतः नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इनका अर्थ श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित नहीं है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं से सामान्य बात हो गई हैं। आज अधिकांशतः श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यह नहीं कि संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। आओ इन पर विचार करें। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, उपरोक्त प्रमाण का यह संकेत है कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के लिए वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में उनकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सारांश, अभ्यास।